प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। आज चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ को करप्ट प्रैक्टिसेस और मिस डिक्लेरेशन का मुर्तकिब करार देते हुए सज़ा सुना दी गई। 3 साल की सज़ा सुनाई गई है और जाहिर है वो सियासत से नाअहल भी हो गए हैं और उनको अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इस पर हम बात करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी से पाकिस्तान और तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। साथ ही साथ आज बहुत अहम इजलास हुआ है CCI का, जिसने मरदमशुमारी को नोटिफाई करने का फैसला कर लिया है। यानी अब 4 से 6 महीने चाहिए होंगे इलेक्शन कमीशन को अब नई मरदमशुमारी की रोशनी में हल्का बंदियाँ करने के लिए, और इस सिलसिले में ये फैसला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया गया है कि वो कितना अरसा लेते हैं और इलेक्शन वो कब कराते हैं। वैसे भी अब नई आईनी तरमीम के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन की पर ये जो है वो उसका इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख कब देता है। इसके साथ साथ जो है वो आज पाकिस्तान में, मकबूजा कश्मीर में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी पाकिस्तान और इंसानी हुकूक का के नाम लेवा बसते हैं वहाँ पर यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। तो इस पर भी हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार और माहिर आईन व कानून। हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आईन व कानून है। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में मैं सियासी तज्ज़िया हासिल करूँगा। मोहम्मद मालिक साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मालिक साहब बहुत शुक्रिया। गिरफ्तारी पर तो मैं बाद में आता हूँ मालिक साहब, लेकिन सबसे पहले ये जो CCI का इजलास हुआ है, इसमें इंतखाबात को नई मरदमशुमारी के मुताबिक कराने के लिए और उसको नोटिफाई करने का फैसला हुआ है। तो अब इंतखाबात वक्त पर तो नहीं हो रहे, इस सवाल का जवाब कतई तौर पर हमें मिल गया है। नहीं, ये तो पहले भी बड़ा क्लियर था कि अगर ये CCI ने अडॉप्ट किया तो कम से कम 3-4 माह लगेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताऊँ ये बड़ा कंफ्यूजन होगा, बिकॉज जब मेरी इलेक्शन कमीशन में बात हो रही थी टॉप फंक्शनरीज से, तो उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने नोटिफिकेशन किया तो फिर अगर हमने सारी डिलिमिटेशन की तो जो ये लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि प्रोविंस के अंदर ही हदूद दोबारा होंगी और प्रोविंशियल सीट चेंज नहीं होंगी लेकिन अंदर डिलिमिटेशन होगी, उन्होंने कहा कि वो नहीं हो पाएगा। अगर हमें ये इन्होंने नोटिफाई कर दिया तो हमें सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, और सारे प्रोसेस का मतलब है कि डिलिमिटेशन होंगी, फिर जो सीट्स हैं वो दोबारा तय पाएंगी कि सूबे की कितनी बड़ी हैं कितनी कम है। तो वो जब पार्लियामान नहीं होगी तो फिर वो कैसे होगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो दैट इज द क्वेश्चन मार्क। जब मैंने उनसे पूछा तो फिर कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि जी फिर हमें प्रॉबेबली सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा गाइडलाइन के लिए। तो ये एक डिलिबरेट एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ हम जा रहे हैं, और हम बड़ी अब गनीमत समझिएगा कि अगर फरवरी तक इलेक्शन हो जाए, बिकॉज ये इतना सिंपल है नहीं जितना गवर्नमेंट हमें चाह रही है कि हम माने इस बात को। तो भाई साहब इसमें पीपल्स पार्टी के बड़ी रिलक्टेंट थी इलेक्शंस को ताखिर का शिकार करने के लिए, और इसीलिए वो कह रहे थे कि ये नई मरदमशुमारी जो है उसके लिए हम वोट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने भी मान लिया। पीपल्स पार्टी आपके ख्याल में किस तरह से राजी हो गई है, क्योंकि वो तो चाह रहे थे कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए और एक हफ्ते की भी ताखिर नहीं होनी चाहिए और ये गैर आईनी होगा। देखिए एक हर सियासी कोलिशन में एक वजन भी होता है, उनको इतना फर्क पड़ता नहीं है। उनका सिंध उनका सिक्योर है, सिंध उनकी पावर बेस है, और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें अगर आप पीपल्स पार्टी हों तो आप क्या चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि PMLN मजबूत हो? क्या आप चाहेंगे कि PMLN की लॉन्ग टर्म भी वही हेजबनी रहे? तो वो ये देखते हैं कि अगर कोई भी प्रोसेस में डिस्ट्रप्शन आती है और सबको नुकसान होता है तो वो PMLN को ज्यादा नुकसान है। इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने टैक्टफुली बड़ा अच्छा हैंडल किया है कि ठीक है, अगर इसके कल को कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उनका तो पावर स्ट्रक्चर ठीक बैठा हुआ है, इसलिए उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। सही है। अच्छा, तो मालिक साहब ये फवाद चौधरी ने भी आज ट्वीट की हुई थी कि जेहलम और चकवाल एक सीट के ज़िले बन के रह जाएंगे और पंजाब की 8 सीटें कम कैसे हो गई जबकि आबादी बढ़ रही है। तो आपके ख्याल में अगर वाकई जैसे इसमें फवाद चौधरी या कुछ और लोग देखते हैं कि खास वजह से इसको कम किया जा रहा है पंजाब की सीटों को, तो ये तो नून लीग के शायद अपने मुफाद में भी नहीं होगा, क्योंकि उनका पावर जो स्ट्रक्चर है सारा और जो वो अपनी पॉलिटिकल पावर गेन करते हैं वो भी तो पंजाब ही से करते हैं। तो नून लीग इस पर कैसे कॉम्प्रोमाइज करेगी? वो तो तब होगा ना अगर इलेक्शन हो रहे होंगे। देखिए, इनकी इस वक्त पहली तरजीह इस वक्त ये है कि इमरान खान सीन से हटें। इस वक्त वो कोई भी कीमत अदा करने पर तैयार है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो
अगर निज़ाम गिरता भी है और एक 2-3 साल का ब्रेक भी आता है और अगर इमरान उसके नतीजे में फारिग हो जाते हैं, तो ये दिस इज द प्राइस दे आर विलिंग टू पे। पीपल्स पार्टी और PMLN अपने कहीं इमरान खान को नहीं हटा सकती पॉलिटिकल लैंडस्केप। अब उनको कुछ चीज़ों की गेम खेलनी पड़ेगी। और जहाँ तक सीट का ताल्लुक है, ये 2015 में भी शायद आई थिंक 6 या 7 सीट का मुल्क पंजाब थी, तो ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। लेकिन इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि PMLN वगैरह की परेशानी ये है कि 4 सीट कम हो रही हैं या 5 सीट कम हो रही हैं। उनको एक ही परेशानी है कि इमरान खान कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो आई थिंक उनकी सिर्फ पॉलिटिक्स इमरान खान फोकस है और हर चीज़ वो उस मैट्रिक्स में देख रहे हैं कि प्रायोरिटी क्या है। सही है। तो माई साहब, वैसे मजमूई तौर पर आज का जो इवेंट है गिरफ्तारी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, इससे तहरीक इंसाफ पर कितना फ़र्क पड़ रहा है और मजमूई तौर पर मुल्की सियासत पर कितना फ़र्क पड़ रहा है? देखिए असदुल्ला, बात वोटर्स की नहीं है। वोट बैंक तो सबका अपना अपना फर्म है। यहाँ पे इतनी नफरतें हो गई हुई हैं कि किसी का वोट बैंक नहीं टूटता। इमरान खान साहब का अपना वोट है, नवाज शरीफ का अपना वोट है, जरदारी साहब का अपना वोट बैंक है। ना ये किसी के गिरफ्तार होने से टूटना है, ना किसी में वो होना है। लेकिन मेरे नज़दीक तो आज एक पॉलिटिकल मैसेजिंग हुई है और मैसेजिंग ये है कि देखें, ये जो परसेप्शन था कि इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो सकते, ये जो परसेप्शन था इमरान खान डिसक्वालीफाई नहीं हो सकते, तो पावर्स ने आज वो परसेप्शन तोड़ा है। उनको पता है अभी हाई कोर्ट से भी रिलीफ आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से भी आ जाएगी। लेकिन आप सोचिए कि वो लोग जो या भागे में हैं या जो अभी तक साथ खड़े में हैं, मैं अभी वोटर की बात नहीं कर रहा, मैं वोटर की बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। जो छोटी लेवल का ऑफिस बेरर है, जो बड़ी लेवल का ऑफिस बेरर है, उन तमाम लोगों को मैसेज आज क्या गया है कि भाई अगर इमरान खान के साथ हो सकता है तो हम तो कौन सी खेत की मूली है। तो ये एक सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन है पार्टी का और डिस्करेज करने का। सो आई थिंक कि आज मैं इस फैसले को आज लीगल एंगल से ज्यादा पॉलिटिकल पावर शो के एंगल से देखता हूँ। सही है। तो इसमें हमारे साहब, अब नवाज शरीफ साहब की जाहिर है वापसी का रास्ता इस फैसले की वजह से तो नहीं खुलता, यानी इस बात पर तो वो खुश नहीं हो सकते कि ठीक है चेयरमैन तहरीक इंसाफ आप गिरफ्तार हो गए हैं तो अब मेरा वापसी का रास्ता खुल गया है। उनको कितना खुश होने की जरूरत है पॉलिटिकली इस पर नवाज शरीफ साहब को? नहीं, देखिए अभी मैं तो पहले भी कहता हूँ कि भले पावर कॉरिडोर देखें, जो अल्टीमेटली क्या होता है वो तो अल्लाह की जात जानती है। लेकिन अगर हम इंसानों की बातें सुने और इन लोगों की बातें सुने जो आज पावर कॉरिडोर में रेलिवेंट है, तो उसके मुताबिक तो इमरान खान साहब का जाना ठहर गया है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि नवाज शरीफ का आना ठहर गया। उनके आने में उनकी पावर इक्वेशन अपनी है इदारों के साथ, और वो कोई बाकी इतना अच्छा नहीं है। मेरा ख्याल है कि इदारे कोई इतने कंफर्टेबल नहीं है विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ नवाज शरीफ एज द फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर। वो PMLN की प्राइम मिनिस्ट्री उनको नहीं चुभ रही, लेकिन मियां साहब के ऊपर अभी काफी सवालिया निशान हैं, फिक्रें हैं। तो अभी नवाज शरीफ साहब के मसाइल डिफरेंट हैं, लेकिन क्योंकि अभी सबकी तरजीह एक ही है। कॉमन इंटरेस्ट क्या है? पहली बार पीपल्स पार्टी, PMLN, एस्टैब्लिशमेंट एक ही चीज पे फोकस है कि इमरान खान से भी एलिमिनेटेड। मेरा ख्याल है ये जब एक बार ये फॉर्मूले का ये हिस्सा पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम देखेंगे। अब उसके बाद हम एक नई ताश लड़की देखेंगे, हम एक नया पावर बनते देखेंगे। राइट सर, बहुत शुक्रिया जी। राइट सर, बहुत शुक्रिया मालिक साहब शिरकत करने के लिए प्रोग्राम में और तजिया दिया। और आपने कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का जाना ठहर गया है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि नवाज शरीफ का अब आना यकीनी हो गया है या उनका आना ठहर गया है। तो बहुत से इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लेकिन ज़रा इसके कुछ लीगल पहलू हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब और हसन रज़ा पाशा साहब से। और मैं इसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ। आज का जो फैसला था उसका सीधा निकाह, ताकि हमारी जो अब डिस्कशन होने जा रही है उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। देखिए, हमारे दिलावर साहब ने जो फैसला सुनाया है वो कहते हैं कि चेयरमैन PTI की बददियानती शक व शुबा से बालातर हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि अदालत पूरी तरह कायल है कि शिकायत कुनिंदा की जानिब से बाएतमाद और पुख्ता शवाहिद पेश किए गए, इसलिए मुलजिम के खिलाफ इल्ज़ाम साबित हो गया है। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना से लिए गए तहाइफ से मुतालिक जो मालूमात फराहम की, इनमें धोखादही की, ये मालूमात गलत साबित हुई। फैसले में यह भी कहा है, हमायूं दिलावर साहब ने लिखा है कि चेयरमैन PTI कौमी खजाना से मिलने वाले फवाइद को जानबूझकर छुपाकर करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए।
मुलजिम को इलेक्शंस एक्ट 2017 के सेक्शन 174 के तहत 3 बरस सादा कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जाती है। फैसले में कहा गया है कि साबित हो चुका है कि चेयरमैन पीटीआई ने तोशा खाना से अशिया खरीदी और इन्हें अपनी जानिब से दायर शुदा मुतल्लिका फॉर्म बी में जाहिर नहीं किया। इसी फैसले में जज हुमायूं दिलावर साहब ये भी लिखते हैं कि शुबे से बालातर साबित हो चुका है कि चेयरमैन पीटीआई ने माली साल 2018-19 और 19-20 के दौरान फॉर्म बी दायर करते हुए अपने असासों के बारे में गलत बयानी की है। माली साल 2018-19 के फॉर्म बी में चेयरमैन पीटीआई ने 4 बकरियां जाहिर की, लेकिन ज्यादा फाइनेंशियल अहमियत के हामिल असासों की खरीदो फरोख्त को जाहिर नहीं किया। यह भी इस फैसले में कहा गया है। गुफ्तगू पर आने से पहले जरा पैराग्राफ नंबर 2 देख लीजिएगा इस फैसले का, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ही हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस बाय हाइडिंग द बेनिफिट्स ही एक्योर्ड फ्रॉम द नेशनल एक्सचेकर विलफुली एंड इंटेंशनली। फिर वो कहते हैं कि ही चीटेड वाइल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट गिफ्ट्स ही ऑब्टेन्ड फ्रॉम तोशा खाना which later proved to be false and inaccurate. His dishonesty has been established beyond doubt. इनकी बदयांती बगैर किसी शक के वाज़े हो चुकी है। अब बुनियाद इस पूरे आप फैसले को पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होता है कि बुनियादी तौर पर यह एक मिस डिक्लेरेशन का केस है, और इस मिस डिक्लेरेशन के केस के बारे में ख्वाजा आसिफ साहब और उनकी ख्वाजा हारिस साहब और उनकी जो लीगल टीम है उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है कि ये 1 साल जो है वो असासे जाहिर ना करने का मामला है और ये 120 दिन के अंदर उठाया जाना था। फिर ये जो है वो जुरिसडिक्शन नहीं बनती इस अदालत की। फिर उन्होंने जज से केस को मुंतकिल करने का भी दरख्वास्तें कर रखी थी। तो बहुत सारी चीज़ें जिस पर हमने कल भी बात की थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहरहाल वापस रेफ़र किया था, और आज ख्वाजा हारिस साहब और उनकी लीगल टीम का कहना यह है कि हमें सुने बगैर फैसला सुना दिया गया है, और जब वो अदालत आए तो फैसला आते ही पढ़ना शुरू किया। यानी एक ऐसी सिचुएशन थी दोपहर 12:30 बजे जब ख्वाजा हारिस दलाइल देना चाहते थे और जज साहब ने फैसला लिखवाना शुरू कर दिया। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, कैसे देख रहे हैं सर इस फैसले को? क्या इसमें वाकई कुछ ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं, ख़ास तौर पर 2 चीज़ें कि हक़ दिफा नहीं मिला, फाइनल आर्गूमेंट नहीं हुए? क्या आपको लगता है कि इन बुनियादों पर आगे जाकर जब हाई कोर्ट में यह मामला जाएगा, अपील जाएगी, तो वहाँ बेनिफिट मिल सकता है ख्वाजा हारिस को? देखिए, इसमें खान साहब 2 बातें। एक तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी दरख्वास्त गई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि जी हमें जो विटनेस हैं उनको पेश करने की इजाज़त दी जाए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसमें यह किया कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि विटनेस को पेश करने की इजाज़त दी जाए, उसके लिए नोटिस करके उसकी अगले हफ्ते की तारीख दे दी। दूसरा, जहां तक मेंटेनेबिलिटी का इशू था, मेंटेनेबिलिटी पे कहा गया कि जी आप उसी अदालत के पास जाएं और मेंटेनेबिलिटी पे आपने आर्गूमेंट करने हैं। अब आज की केस में यह हुआ कि मेंटेनेबिलिटी में जब आर्गूमेंट का टाइम आया तो वकला हाजिर नहीं थे, वो डिलिबरेटली हाजिर नहीं थे, या वो वाकई लेट थे, या उनकी कोई प्लानिंग ऐसी थी। तो ये सिचुएशन ऐसी चल रही है कि इसमें दोनों तरफ से कुछ ऐसे शकूक व शुबात पेश किए गए जिसकी वजह से आगे हाई कोर्ट में उनको उनकी वजह से कुछ रिलीफ लिया जाएगा। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि मुल्जिम को आप चांस दें, उसको अपने आप को डिफेंड करने का चांस दें, ये उसका आईनी हक है। जहां तक ताल्लुक है जी उनके विटनेसेस रेलेवेंट नहीं थे, तो मैं इस पे भी थोड़ी सी बात कर सकता हूं कि जो रऊफ हसन साहब हैं वो रेलेवेंट विटनेस नहीं है, बट एज फार एज टैक्स कंसल्टेंट इज कंसर्न वो रेलेवेंट विटनेस है। तो आपने लोगों को चांस तो देना है ना, मुल्जिम को चांस तो देना है। दूसरा, वकला की तरफ से जो 342 में यह जिक्र किया गया था कि उनके मिलिट्री सेक्रेटरी का कुछ रोल है इन तवाइफ को लाने में या उनको बेचने में, उस विटनेस को पहली लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया गया? रऊफ हसन को क्यों शामिल किया गया जो आपका पार्टी स्पोक्स पर्सन है? तो इट इज वेरी इजी फॉर द जज टू से कि ये पार्टी स्पोक्स पर्सन तो रेलेवेंट विटनेस नहीं है। लेकिन 342 के बयान में अगर आप कह रहे हैं कि मेरा मिलिट्री सेक्रेटरी वाज इन्वॉल्व्ड इन रिसीविंग द गिफ्ट्स, तो उसका अगर आप पहली लिस्ट में उनका नाम देते तो इट कुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर द जज टू डिसमिस इट। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेंटेनेबिलिटी पे तो रेफर कर दिया, रिमांड बैक पर वापस कर दिया, लेकिन जहां तक इस चीज का ताल्लुक था कि जी विटनेस हमें पेश करने की इजाजत नहीं दी गई, उसकी तारीख अगले हफ्ते रख दी गई।
तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि मतलब आप पाशा साहब बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर हमारे, मतलब इट इज फनी कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। आप अदालत का काम भी इंसाफ करना है और वकील का काम भी अदालत को असिस्ट करना है फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। अदालत को ना ट्रिक करना चाहिए, ना अदालत को पता होना चाहिए। अब एक और बात हसन जी ठीक है सर आपने जो पहले भी बातें की और आप कह रहे हैं कि हसन पाशा साहब कमेंट करें, मैं उस पर कमेंट लेकर फिर वापस आपके पास आ जाता हूं दूसरे पॉइंट्स के लिए। लेकिन हसन रजा पाशा साहब ये अभी जो चीज़ें उठा रहे हैं बैरिस्टर शोएब साहब, वो ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड बैक तो कर दिया जुरिसडिक्शन के मामले पर और फिर काबिल समाअत होने के मामले पर, लेकिन हक़ दिफा पर अगले हफ्ते के लिए किया है। अब वो जो दरखास्तें हैं वो तो वैसे ही इन्फेक्शस हो जाएंगी आई गेस के, अब उस पर तो मेरा ख्याल है समाअत की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि वैसे ही अब अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना होगा। और दूसरा पीटीआई के वकला कह रहे हैं कि जस्टिस हरेड इज जस्टिस बरेड, सुन लेते तो क्या था, यानी उस वक्त जब ख्वाजा हारिस साहब पहुंच गए थे कमरा अदालत में, उनकी लीगल टीम पहुंच गई थी और वो दलाइल देना चाहते थे, उस वक्त जज साहब ने फैसला लिखवाना शुरू कर दिया। अगर फाइनल आर्गूमेंट हो जाते और एक और घंटा या 2 घंटे समाअत और चल जाती तो फैसला फिर भी आ सकता था। तो आप क्या समझते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेनिफिट करेंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिफेंस को? खान साहब, 2-3 ऐसी बातें हैं जो हम समझते हैं कि अदालत ट्रायल ने उजलत का मुजाहरा करते हुए ये सारे काम किए हैं। और मेरा ख्याल है कि जब एक मुल्ज़म उसकी मर्जी पे होता है तो उसको हक़ दिफा ज़रूर मिलना चाहिए। मसलन आप देखिए कि पहली बात कि मेंटेनेबिलिटी की है, और जब फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस रिमांड किया तो उसमें एक डेडलाइन दी कि विदिन 7 डेज फैसला करें। ऑल दो कि तीसरे दिन फैसला उन्होंने कर दिया और विदिन 7 डेज आता था। क्या ये अच्छा होता कि उसको 6ठे या 7वें दिन फैसला करते सुन के, या ये भी हो सकता था कि वो कहते जी कि हर रोज डेट देते जी कि आए आप बहस करें, और अगर पीटीआई के चेयरमैन के वकला साहबान ना आते तो फिर वो फैसला कर देते। फैसला बेशक यही करते, कम से कम ये उंगली ना उठती कि आपने 3 दिन के अंदर अंदर कर दिया। दोबारा हाई कोर्ट ने रिमांड किया, दोबारा फोन उठाओ, डेडलाइन नहीं दी, दोबारा डेडलाइन नहीं दी। हेलो, आवाज आ रही है जी? और दोबारा डेडलाइन नहीं दी, उन्होंने कहा जी कि फैसला करें, और वो उन्होंने आज जो है वो उसको सुना। अब जो सबसे अहम बात है जिसको मैं समझता हूँ बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, जिसको हरफे नजर नहीं किया जा सकता और बड़ी अलार्मिंग बात है, वो ये है कि आपने 342 की स्टेटमेंट में 35 क्वेश्चंस किए और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर 342 की स्टेटमेंट में किया जाता है अदालत की तरफ से कि क्या आप शहादत सफाई देना चाहते हैं, और उसका जवाब आता है कि जी मैं देना चाहता हूं या मैं देना नहीं चाहता। और जब ये जवाब आ जाए कि मैं देना चाहता हूं तो फिर लिस्ट ऑफ विटनेसेस अकॉर्डिंग टू लॉ पेश की जाती है। अब इन्होंने 3 या 4 गवाहों की पेश कर दी और जज साहब ने इंतहाई उजलत का मुजाहरा करते हुए कहा जी कि उनको ले आए, अभी पेश करें। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि वो कराची का गवाह या इवन इस्लामाबाद रहने वाला गवाह फौरी तौर पे पेश हो जाए? अगर 1 या 2 दिन की डेट दे देते और वो आ जाता, बेशक यही फैसला करते, क्योंकि हम ये कहते हैं कि इंसाफ होता नजर आना चाहिए। आपने बजाय इसके कि उनको अपॉर्चुनिटी देते, आपने उनकी एप्लीकेशन ही खारिज कर दी और ये कहा कि जी कि ये इररेलेवेंट है। भाई कैसे इररेलेवेंट हो गए? उनका एक राइट आपके क्वेश्चन से अराइज हुआ, एक्रू हो गया, उन्होंने वो राइट अवेल करने के लिए आपको एप्लीकेशन दी, आपने उनको गवाहों का कहा, उन्होंने लिस्ट भी दे दी और वो सारा कुछ। तो आप अगर उनको सुन लेते, उनका रिकॉर्ड कर लेते, आपके पास इख्तियार था कि जब फाइनल जजमेंट आप अनाउंस करते उसमें 1 पैराग्राफ 2 या 5 पैराग्राफ उसकी उन गवाहों के मुतल्लिक लिख देते कि ये इररेलेवेंट है, आप फैसला कर देते। तो ये जो डिफेंस में विटनेसेस पेश ना करने की जो इजाजत ना देने वाली जो बात है, ये प्रोसीजरल डिफेक्ट है और इस प्रोसीजरल डिफेक्ट का बेनिफिट पीटीआई के चेयरमैन को एपीलेट स्टेज पे मिलेगा। राइट सर, बिल्कुल सही है। तो बैरिस्टर शोएब साहब, क्या जज साहब जो हैं
वो किसी गवाह को सुने बगैर भी कह सकते हैं कि रेलेवेंट है, मैं इसको नहीं सुनता, या जब लिस्ट आ जाए तो जजेस जो हैं वो फिर सुनते हैं? नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि वो उनको सुनते हैं जो गवाहान है, बेशक सुनने के बाद कहते हैं कि जी ये रेलेवेंट नहीं है। तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए था, या ये जज का सवाबदीदी इख्तियार है कि वो कह दे कि जी ठीक है ये रेलेवेंट नहीं है, मैं इसको नहीं सुनता? नहीं, देखें, ये तो किसी का स्वाबदीदी इख्तियार है ही नहीं ना। आपने ये बात ये करनी होती है कि एक बंदे ने अपने अदालत की जुरिस्डिक्शन को अस्यूम की है और अपने विटनेस की लिस्ट दी है। ये कौन सा जुडिशियल सिस्टम होगा जिसमें मैंने अपने टेस्टमेंट, अपने विटनेस की लिस्ट दी है और उन्होंने उनको बुलाए बगैर, अगर वो रेलेवेंट भी नहीं है, पाशा साहब सही कह रहे हैं, वो अगर रेलेवेंट नहीं भी हैं, उनकी एडमिसिबिलिटी चैलेंज भी हो सकती है, दूसरी पार्टी चैलेंज कर सकती है। उसके बाद अदालत के पास इख्तियार है कि जनाब ये रेलेवेंट विटनेस नहीं है, इनकी टेस्टिमनी रेलेवेंट नहीं है और इनका रेलेवेंट विटनेस ये हो सकता था। तो अदालत के पास ये बिल्कुल उजलत वाली हिसाब ये हो रहा है ना कि मतलब अभी आपको फील इस तरह हो रहा है कि उस मुल्क में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आपने जुडिशियल सिस्टम के साथ क्या कर दिया है। और मुझे ये खान साहब बात समझ नहीं आ रही, इसका बेनिफिशरी कौन है? इमरान खान डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं कर रहा, नवाज शरीफ मैटर नहीं कर रहा, जुल्फकार अली भट्टू फांसी लग गया वो मैटर नहीं कर रहा। इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम, हर बंदा इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द जुडिशियल सिस्टम। ये जुडिशियल सिस्टम को आप किस तरह लेके जा रहे हैं? लोग 3 दिन पहले कह रहे थे कि 5 अगस्त को ऑर्डर आ जाएगा और हर बंदे को पता था कि 5 अगस्त को ऑर्डर आ जाएगा। आप किस किस्म का जुडिशियल, और आप ये क्यों कर रहे हैं? इसका बेनिफिशियरी कौन है? ये मतलब इसमें छोटी छोटी बातें नहीं है, मतलब इतनी उजलत और बगैर वजह के। हाँ, आप कह रहे हैं कि इतनी सही है, लेकिन उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है ना सर पाशा साहब, आप भी कह रहे हैं कि 2 दिन दे देते तो क्या होता है। तो इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा था कि अगर डे टू डे हियरिंग या स्पीडी ट्रायल हो रहा है तो ये जज की जानिबदारी को जाहिर नहीं करता, इसमें कोई मसला नहीं है। तो एक तो इस पर कमेंट करते हैं और दूसरा मुख्तसर कमेंट ये भी करते हैं कि क्या अब जो दरख्वास्त हक़ दिफा पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होनी है, ये लगी हुई है अगले हफ्ते के लिए, उस पर क्या समाअत होगी या अब नहीं ज़रूरत है? यानी वो जो सुने बगैर इन्फ्रक्चस हो जाएगी, या जज साहब आप भी उसको सुन सकते हैं? ख्याल है कि वो इन्फ्रक्चस करार दे के फारग हो जाएगी, वो विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये पॉइंट इशू जो है वो रेज कर सकते हैं, इस ग्राउंड को एजिटेट कर सकते हैं एपेलेट स्टेज पे, क्योंकि इन्होंने विद इन 30 डेज अपील फाइल करनी है। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस बहुत शुक्रिया हसन रज़ा पाशा साहब आपका भी और बैरिस्टर शुएब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए।